नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में जुटे सभी साथियों का आज के इस खास सत्र में स्वागत है। नमस्कार। आज 28 अक्टूबर 2025 है और हम लेकर आए हैं आज के जरूरी समसामयिक विषयों का कह सकते हैं पहला भाग। जी हाँ। आज हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर रक्षा और स्वदेशी तकनीक तक, पर्यावरण, जनजातीय सरोकार, विज्ञान, भूगोल और सरकारी योजनाएं भी। बिल्कुल, काफी कुछ है आज। हाँ, और हो सकता है कुछ विषय आपको पहले से पता हो, तो इसे एक अच्छे रिवीजन की तरह भी ले सकते हैं। तो चलिए इन स्रोतों को खोलकर देखते हैं कि इनमें खास क्या है। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य सिर्फ खबरों को दोहराना नहीं है, बल्कि उनके विभिन्न पहलुओं को, उनके पीछे के संदर्भ को और हाँ, परीक्षा के नजरिए से उनकी अहमियत को समझना है। सही कहा। आज हमारे पास अलग अलग स्रोतों से जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि एक संतुलित और गहरी समझ बन सके। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। खबर है कि अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात शायद दक्षिण कोरिया में होने वाले एपेक शिखर सम्मेलन में हो सकती है। तो ये एपेक मतलब एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ये आजकल चर्चा में क्यों है और इसका मकसद क्या है? देखिए, एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये असल में 1989 में बना एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। अच्छा, 1989 में? जी, इसका मुख्य उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की जो बढ़ती हुई आपसी निर्भरता है, उसका फायदा उठाना। ये चाहता है कि इस क्षेत्र में मतलब संतुलित, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास हो, इनोवेशन बढ़े और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तेज हो। कुल मिलाकर लोगों की समृद्धि बढ़े। ठीक है। एक दिलचस्प बात यह है कि एपेक का फोकस पूरी तरह व्यापार और अर्थव्यवस्था पर है। इसीलिए ये सदस्य देशों को राज्य यानी स्टेट्स कहने की बजाय अर्थव्यवस्थाएं यानी इकोनॉमीज कहते हैं। अच्छा, अर्थव्यवस्थाएं, ये अलग है। और ये काम कैसे करता है? क्या इसके फैसले सदस्य देशों पर मतलब बाध्यकारी होते हैं? नहीं, यहीं पर एपेक थोड़ा अलग है। ये पूरी तरह से गैर बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं, नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट्स पर और स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। मतलब कोई कानूनी दबाव नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। सारे फैसले आम सहमति कंसेंसस से लिए जाते हैं, कोई संधि या कानूनी बाध्यता नहीं होती। सदस्य कौन है इसमें? इसमें फिलहाल 21 सदस्य हैं और शर्त यह है कि सदस्य एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई हो। ठीक है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका जैसे बड़े देश शामिल हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारत एपेक का सदस्य नहीं है। अच्छा, भारत सदस्य नहीं है, ये जानना जरूरी है। जी, और इसका सचिवालय सिंगापुर में है। पर अगर ये बाध्यकारी नहीं है, तो इसका वैश्विक महत्व कितना है? खासकर ये जो अमेरिका चीन मुलाकात की बात हो रही है, इसके संदर्भ में। महत्व बहुत ज्यादा है, भले ही फैसले बाध्यकारी ना हों। देखिए, एपेक की जो सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, हाँ, उनमें दुनिया के करीब 2.9 अरब आबादी रहती है। बाप रे। और हाँ, दुनिया की जीडीपी का 60% से ज्यादा हिस्सा इन्हीं से आता है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। सही है। दुनिया के आधे से ज्यादा व्यापार पर इनका प्रभाव है फिर तो। बिल्कुल। तो इसी वजह से आप समझ सकते हैं, अमेरिका और चीन जैसे दो सबसे बड़े वैश्विक खिलाड़ी जब इस मंच पर मिलते हैं, तो ये सिर्फ द्विपक्षीय नहीं रहता। हाँ, वैश्विक असर होता है। जी, ये पूरे एशिया प्रशांत और वैश्विक व्यापारिक माहौल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी बातचीत क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक नीतियों पर गहरा असर डाल सकती है। समझ गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था के इतने बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले मंच पर इन दो दिग्गजों की मुलाकात वाकई मायने रखती है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय पटल से हटकर भारत की रक्षा तैयारियों पर आते हैं। जी। कोचिन शिपयार्ड हिमैदिक CSL ने भारतीय नौसेना को INS माहे सौंपा है। ये उन 8 पनडुब्बी रोधी जहाज़ों ASW/SW की श्रृंखला में पहला है। इसकी क्या खासियत है और ये नौसेना के लिए क्यों अहम है? INS माहे वाकई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये उन 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स यानी ASW/SW में से पहला है। और खास बात यह कि इसे पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। अच्छा, स्वदेशी है ये? हाँ, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने इसे बनाया है और इसमें 90% से ज्यादा उपकरण और प्रणालियां स्वदेशी हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का रक्षा क्षेत्र में एक ठोस उदाहरण है। और काम क्या है इसका? इसका मुख्य काम है तटीय इलाकों में पनडुब्बियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय करना। इसके अलावा ये पानी के नीचे निगरानी, खोज और बचाव अभियान, सर्च एंड रेस्क्यू और माइन बिछाने जैसे काम भी कर सकता है। शैलो वाटर क्राफ्ट, ये नाम से लगता है कि खास तौर पर उथले पानी के लिए है।
ऐसा क्यों और इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या हैं जो इसे खास बनाती हैं? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये 78 मीटर लंबा जहाज है और इसकी खासियत है इसका डीजल इंजन वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम। वाटर जेट प्रोपल्शन। जी, ये तकनीक इसे जबरदस्त गतिशीलता, मैन्यूवरेबिलिटी देती है, खासकर तटीय और उथले पानी में जहां बड़े युद्धपोत आसानी से नहीं जा पाते। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस सिस्टम की वजह से इसका अकॉस्टिक सिग्नेचर, मतलब पानी के नीचे इसकी आवाज बहुत कम होती है। तो दुश्मन पनडुब्बियों के लिए पता लगाना मुश्किल? बिल्कुल, ये पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए बहुत जरूरी है। हथियारों की बात करें तो इसमें RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है। और ये टॉर्पीडो भी लॉन्च कर सकता है? जी हाँ, हल्के टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए ट्यूब्स भी हैं इसमें। तो ये छोटा जरूर है पर तटीय सुरक्षा के लिए बहुत शक्तिशाली है। स्वदेशी तकनीक और खास क्षमताओं वाला जहाज, ये नौसेना की तटीय सुरक्षा को जरूर मजबूती देगा। चलिए अब रक्षा से आगे बढ़कर समाज और संस्कृति की ओर देखते हैं। जी, अरुणाचल प्रदेश के ओलो जनजाति की महिलाओं के लिए असम राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक कौशल विकास पहल शुरू की है। ये ओलो जनजाति कौन है और उनकी क्या विशेषताएं हैं? ओलो जनजाति, जिन्हें ओलो या लाजू नागा भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के लाजू सर्कल और सीमा पार म्यांमार के कुछ हिस्सों में बसने वाली एक स्वदेशी जनजाति है। अच्छा, म्यांमार में भी? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि भले ही ये दो देशों में रहते हैं, इनके बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध है। एक ही बोली, एक ही धर्म और मिलती जुलती परंपराएं। इनका समाज कबीलों में बटा है और वंशानुगत मुखिया प्रणाली चलती है। समाज काफी हद तक पितृसत्तात्मक है, जहां लिंग और वंश के आधार पर भूमिकाएं तय होती हैं। और इनकी सांस्कृतिक पहचान, क्या कुछ खास है इनके बारे में? हाँ, ऐतिहासिक रूप से ये अपने खास चेहरे के टैटू के लिए जाने जाते थे और अतीत में प्रचलित हेड हंटिंग यानी सिर के शिकार की परंपरा भी थी। हालांकि अब ये परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। अच्छा हुआ ये खत्म हुई। जी, आज ये अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए आधुनिक विकास को भी अपना रहे हैं। इनके घर आमतौर पर स्टिल्स यानी बांस या लकड़ी के खंभों पर बने होते हैं। मुखिया का घर ज्यादा बड़ा और नक्काशीदार होता है। और इनकी आबादी? 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में इनकी आबादी सिर्फ 1500 के आसपास थी। सिर्फ 1500? बहुत ही कम। हाँ, तो ये एक छोटी लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत विशिष्ट जनजाति है। असम राइफल्स की ये पहल इसी समुदाय में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की एक कोशिश है जो सराहनीय है। इतनी कम आबादी और विशिष्ट संस्कृति, ऐसे समुदायों का संरक्षण और सशक्तिकरण जरूरी है। अब अंतरिक्ष की ओर रुख करते हैं। जी, अंतरिक्ष। ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक सैन्य संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च करने वाला है। इसे GSAT-7R भी कहा जा रहा है। इसमें क्या खास है और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? CMS-03 भारत के संचार नेटवर्क, खासकर सैन्य और रणनीतिक जरूरतों के लिए एक बड़ा कदम है। इसे भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। LVM-3 से? हाँ, ये एक मल्टीबैंड संचार उपग्रह है, जिसका मतलब है कि ये अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम कर सकता है। ये न सिर्फ पूरे भारतीय भूभाग को कवर करेगा, बल्कि आसपास के समुद्री क्षेत्र में भी सेवाएं देगा। समुद्री क्षेत्र में भी? जी। और करीब 4400 किलोग्राम वजन के साथ ये भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह होगा, जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में स्थापित किया जाएगा। सबसे भारी संचार उपग्रह? और ये GTO या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? इससे आमतौर पर क्या फायदे होंगे? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, यूं समझिए, पृथ्वी से लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर एक ऐसी कक्षा होती है। हाँ। जहां उपग्रह की घूमने की गति पृथ्वी के घूमने की गति के बराबर होती है। इससे उपग्रह पृथ्वी पर किसी एक खास देशांतर लॉन्गिट्यूड के ऊपर स्थिर नजर आता है। अच्छा, स्थिर। हाँ, इसीलिए इसे संचार उपग्रहों के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर लगे एंटीना को बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता। इसे आर्थर C क्लार्क के नाम पर क्लार्क ऑर्बिट भी कहते हैं। क्लार्क ऑर्बिट, दिलचस्प। और फायदों की बात करें तो CMS-03 से नागरिक, रणनीतिक और समुद्री उपयोगकर्ताओं जैसे नौसेना, तटरक्षक बल को ज्यादा तेज कनेक्टिविटी और बेहतर बैंडविड्थ मिलेगी। ये सुरक्षित संचार के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी बेहतर और सुरक्षित कनेक्टिविटी, खासकर रणनीतिक क्षेत्रों में, ये वाकई महत्वपूर्ण है। चलिए अब पर्यावरण और जैव विविधता की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। असम के देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान के पास एक सफेद गाल वाला तीतर, व्हाइट चीक्ड पार्ट्रिज, बचाया गया है।
ये पक्षी कैसा होता है और इसका संरक्षण क्यों जरूरी है? ये तीतर, जिसका वैज्ञानिक नाम है एराब्रोफिला एट्रोगैलेरिस, ये फेजियोनिडे परिवार का सदस्य है। तीतर की एक प्रजाति। जी, ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी म्यांमार और पूर्वोत्तर बांग्लादेश के घने सदाबहार जंगलों में जमीन पर रहता है। इसे ज्यादातर 750 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया में ये 1200 मीटर तक भी मिल सकता है। और ये कहीं जाता नहीं, वहीं रहता है। हाँ, ये प्रवासी पक्षी नहीं है, मतलब एक ही जगह रहता है। इसके लिए मुख्य खतरा इसके आवास का नष्ट होना और शिकार है। इसी वजह से IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे संकट निकट या नियर थ्रेटेंड श्रेणी में रखा है। संकट निकट श्रेणी में होना चिंता की बात है। और ये देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जहां इसे बचाया गया, उसकी क्या खासियत है? देहिंग पटकाई असम में पटकाई पहाड़ियों की तलहटी में देहिंग नदी के किनारे स्थित है। इसे अक्सर पूर्व का अमेज़न भी कहा जाता है। पूर्व का अमेज़न? जी, क्योंकि यहाँ बहुत घने और विस्तृत वर्षावन है। यहाँ साल भर में 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु का संकेत है। और पेड़ पौधे, जीव जंतु? यहाँ होलोंग, नाहौर जैसे ऊंचे पेड़ों के साथ साथ ऑर्किड, फर्न, बांस की कई किस्में मिलती हैं। वन्यजीवों की बात करें तो यहाँ स्लो लॉरेस, कई तरह के बंदर जैसे पिगटेल्ड मकाक, स्टम्प टेल्ड मकाक, कैप्ड लंगूर, हिमालयी काला भालू, क्लाउडेड लेपर्ड यानी धूमिल तेंदुआ, चीनी पैंगोलिन जैसे कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण जीव पाए जाते हैं। काफी विविधता है। बिल्कुल। इस तीतर का यहाँ मिलना इस पार्क के महत्व को और उजागर करता है कि ये ऐसी संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। पूर्व का अमेज़न, ये नाम ही इसकी जैव विविधता की कहानी कहता है। अब कृषि क्षेत्र में एक वैज्ञानिक विकास की बात करते हैं। हाँ, कृषि। बेंगलुरु के राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान NIINP ने क्रायोडिल नाम की कोई चीज विकसित की है। ये क्या है और पशुपालन में इसका क्या महत्व है? क्रायोडिल, जिसे ICAR-NINP ने विकसित किया है, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आने वाले संस्थान ने, ये पशुधन, खासकर भैंसों के प्रजनन में एक महत्वपूर्ण इनोवेशन है। भैंसों के लिए? हाँ, ये भैंसों के वीर्य को संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सीमेन एक्सटेंडर है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये अंडे की जर्दी रहित है, एग योक फ्री, और इस्तेमाल के लिए तैयार है, रेडी टू यूज। अंडे की जर्दी रहित होने से क्या फर्क पड़ता है और इसके क्या फायदे हैं? अंडे की जर्दी रहित होने से इसके उत्पादन और मानकीकरण में आसानी होती है। साथ ही ये भारत में भैंस के वीर्य के क्रायोप्रिजर्वेशन यानी बेहद ठंडे तापमान पर लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया के लिए विकसित पहला ऐसा उत्पाद है जिसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा है, 18 महीने या उससे अधिक। 18 महीने? ये तो काफी है। जी, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्रायोडाइल से संरक्षित वीर्य को जब पिघलाकर इस्तेमाल किया जाता है पोस्ट-थॉ, तो शुक्राणुओं की गतिशीलता, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, पारंपरिक एक्सटेंडर की तुलना में काफी बेहतर पाई गई है। अच्छा। और शुक्राणुओं की अच्छी गतिशीलता सफल गर्भाधान के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये पारंपरिक एक्सटेंडर से सस्ता भी है। सस्ता भी? हाँ, तो ये सीधे तौर पर पशुधन उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार लाने में मदद कर सकता है। ICAR, जो कृषि मंत्रालय के तहत 1929 में स्थापित एक स्वायत्त संस्था है, इसी तरह के कृषि अनुसंधान का समन्वय करती है। सस्ता, बेहतर और लंबी शेल्फ लाइफ वाला, ये तो पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। चलिए फिर से पर्यावरण और भूगोल की ओर लौटते हैं। जी। कर्नाटक के भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य BWS में पुनर्वास अभियान में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ये अभयारण्य कहाँ है और इसका क्या खास महत्व है? भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के बेलगाम जिले में है। पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये लगभग 190 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पश्चिमी घाट में? हाँ। और रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण रहा है। इसका नाम 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाए गए भीमगढ़ किले पर पड़ा है, जो पुर्तगाली विस्तार को रोकने के लिए बनाया गया था। अच्छा, किले के नाम पर। जी, ये अभयारण्य गोवा और कर्नाटक के कई अन्य संरक्षित क्षेत्रों से जुड़ा है, जैसे दांदेली, भगवान महावीर अभयारण्य, मोलेम नेशनल पार्क, नेत्रावली और महादई वन्यजीव अभयारण्य। ये तिल्लारी, मलप्रभा और महादई जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी है। और वन्यजीवों के लिहाज से इसकी क्या विशेषता है? यहाँ की सबसे अनूठी बात है बारापेड़े गुफाएं, बारापेड़े केव्स। ये दुनिया में रॉटन्स फ्री टेल्ड बैट नाम के चमगादड़ की एकमात्र ज्ञात प्रजनन स्थली है। एकमात्र? हाँ, रॉटन्स फ्री टेल्ड बैट।
ये प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओह, यहाँ उष्णकटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले जंगल हैं जिसमें मालाबार सागौन, शीशम जैसे पेड़ और कई औषधीय पौधे मिलते हैं। यहाँ स्लॉथ बेयर, पेंगोलिन और कभी कभार दिखने वाला ब्लैक पैंथर भी पाया जाता है। ब्लैक पैंथर भी। एक और खास बात, यहाँ पाई जाने वाली बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप किंग कोबरा के लिए प्रजनन का आदर्श स्थल हैं। किंग कोबरा के लिए भी? तो पुनर्वास का मुद्दा क्यों उठ रहा है? देखिए, ऐसे महत्वपूर्ण आवासों में मानवीय गतिविधियां जब बढ़ती हैं तो वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा होता है। संतुलन बनाना एक चुनौती है और इसीलिए पुनर्वास जैसे मुद्दे सामने आते हैं। समझ गए। एकमात्र प्रजनन स्थल, ये तो इसे बेहद खास बनाता है। अब एक भौगोलिक विषय पर आते हैं जो हाल की एक दुखद घटना से जुड़ा है। जी। झारखंड में छठ पर्व के दौरान सोन नदी में नहाते समय 2 लोगों के लापता होने की खबर है। हम अक्सर नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सोन नदी का मार्ग और उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं? सोन नदी गंगा की एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है, यमुना के बाद सबसे बड़ी। अच्छा, यमुना के बाद? हाँ, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से होता है। ठीक वहीं से जहां नर्मदा नदी पश्चिम की ओर निकलती है, सोन पूर्व की ओर बहती है। विपरीत दिशाओं में? जी, ये मध्य प्रदेश से उत्तर पश्चिम बहती हुई कैमूर की पहाड़ियों के पास पूर्व की ओर मुड़ जाती है। फिर ये कैमूर रेंज के समानांतर उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई करीब 784 किलोमीटर है। और नदी के तौर पे इसकी क्या पहचान है? क्या ये नौकायन के लिए उपयुक्त है? नहीं, सोन नदी काफी चौड़ी और उथली है। इसमें साल भर पानी का बहाव एक जैसा नहीं रहता, खासकर गर्मी के मौसम में। अच्छा। बारिश के मौसम में इसमें बाढ़ आती है, लेकिन बाकी समय ये कई जगहों पर पानी के कुंड, पूल्स जैसी बन जाती है। इसका बाढ़ का मैदान भी ज्यादा चौड़ा नहीं है, महज 3 से 5 किलोमीटर। इसलिए नौवहन के लिए इसका ज्यादा महत्व नहीं है। भूवैज्ञानिक रूप से देखें तो सोन घाटी एक तरह से नर्मदा घाटी का ही पूर्वी विस्तार लगती है। ये इलाका ज्यादातर जंगलों से ढका है और आबादी कम है। सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी प्रमुख सहायक नदियां रेहंद और कोयल हैं। डेहरी ऑन सोन इस पर बसा प्रमुख शहर है। और हाँ, इस नदी पर बाणसागर बांध मध्य प्रदेश, रेहंद बांध उत्तर प्रदेश रेहंद नदी पर और इंद्रपुरी बैराज बिहार जैसी प्रमुख जल परियोजनाएं भी हैं। सहायक नदियां और बांधों के नाम प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब शासन प्रणाली और आपदा प्रबंधन पर आते हैं। जी, गवर्नेंस। बंगाल की खाड़ी में आने वाले संभावित चक्रवात की तैयारियों को लेकर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) की बैठक हुई। ये NCMC क्या है और आपदा के समय इसकी क्या भूमिका होती है? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी (NCMC) ये भारत में बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार का शीर्ष समन्वय निकाय है। शीर्ष निकाय? हाँ, इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया है। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, जो देश के सर्वोच्च नौकरशाह होते हैं। और सदस्य? इसमें गृह सचिव, रक्षा सचिव, कैबिनेट सचिवालय के सचिव समन्वय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं। जरूरत पड़ने पर कैबिनेट सचिव किसी भी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार या विशेषज्ञ संगठन के अधिकारियों को बैठक में बुला सकते हैं। तो इसका मुख्य काम समन्वय करना है, कोऑर्डिनेशन। हाँ, बिल्कुल। इसका मुख्य काम है किसी भी गंभीर आपदा की स्थिति का आकलन करना, तैयारियों की समीक्षा करना और उन्हें बेहतर बनाने के लिए जरूरी निर्देश देना। ये केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, NDMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों यानी SDMAs और अन्य सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के बीच आपदा प्रतिक्रिया कार्यों का समन्वय और निगरानी करती है। अच्छा। संक्षेप में कहें तो ये सुनिश्चित करती है कि आपदा के समय सभी एजेंसियां मिलकर प्रभावी ढंग से काम करें। ये संकट के दौरान केंद्रीय स्तर पर निर्णय लेने और कार्रवाई को निर्देशित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण समिति है। यानी आपदा के समय एक तरह का कमांड सेंटर। ये व्यवस्था जरूरी है। बहुत जरूरी है। अंत में एक सरकारी योजना की बात करते हैं, मिष्टी योजना। खबर है कि इसके तहत पिछले 2 सालों में मैंग्रोव बहाली के लिए करीब 22,560 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है।
ये मिष्टी योजना क्या है, एक बार फिर से याद दिलाएं। मिष्टी योजना का पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, ठीक है। यानी तटरेखा पर्यावास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। हाँ। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoFCC ने 2023 में लॉन्च किया था। 2023 में? जी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के समुद्र तटों और नमक की क्यारियों, सॉल्ट पैन लैंड्स पर मैंग्रोव वनों का दायरा बढ़ाना और उन्हें बहाल करना है। ये कदम भारत के उस प्रयास का हिस्सा है जब उसने नवंबर 2022 में COP27 जलवायु सम्मेलन के दौरान जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने की घोषणा की थी। मैंग्रोव बहाली पर फोकस, इसका क्या महत्व है और इसे लागू कैसे किया जा रहा है? क्या इसके लिए अलग से फंड है? देखिए, मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये तटरेखा को कटाव और तूफानों से बचाते हैं, कार्बन सोखने में मदद करते हैं और कई समुद्री जीवों के लिए नर्सरी का काम करते हैं। हाँ, ये तो है। मिष्टी योजना का फोकस मुख्य रूप से सुंदरबन डेल्टा, हुगली मुहाना और अन्य खाड़ी क्षेत्रों पर है, लेकिन ये देश के अन्य आर्द्र भूमि क्षेत्रों को भी कवर करती है। और फंडिंग? वित्तपोषण के लिए ये किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNRGS, कैंपा फ्रेंड्स और अन्य सरकारी योजनाओं के संसाधनों का इस्तेमाल करती है। इसे अभिसरण मॉडल यानी कन्वर्जेंस मॉडल कहते हैं। अच्छा, कन्वर्जेंस मॉडल। जी। और इसे लागू करने में स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ताकि ये प्रयास टिकाऊ हों और समुदाय इनका स्वामित्व महसूस करे। ये योजना दिखाती है कि भारत तटीय संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए कितना गंभीर है। तो ये अभिसरण मॉडल और सामुदायिक भागीदारी इसके प्रमुख पहलू हैं। आज हमने कई अलग अलग क्षेत्रों को छुआ। हाँ, काफी व्यापक चर्चा रही। वैश्विक मंच एपेक्स से लेकर स्वदेशी रक्षा तकनीक INS महे तक, ओलो जैसी अनोखी जनजाति से लेकर CMS-03 जैसी अंतरिक्ष छलांग, देहिंग पटकाई जैसे महत्वपूर्ण पार्क से लेकर क्रायोडिल जैसे कृषि नवाचार, भीमगढ़ की जैव विविधता, सोन नदी का भूगोल, NCMC जैसी आपदा प्रबंधन संरचना और मिष्टी जैसी पर्यावरण संरक्षण योजना तक। बिल्कुल, उम्मीद है ये चर्चा UPSC की तैयारी में मददगार साबित होगी। बिल्कुल। और एक बात पर गौर करने लायक है, ये सारे विषय भले ही अलग अलग लगे, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? जैसे रक्षा के लिए विज्ञान और तकनीक प्रोपल्शन सिस्टम जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण भीमगढ़ में भूगोल और सामाजिक मुद्दे पुनर्वास दोनों शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध APEC अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। कृषि नवाचार क्रायोडिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। सही कहा। इन अंतर्संबंधों को समझना ही विश्लेषण क्षमता को विकसित करता है, जो परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। सोचिए कि कैसे ये अलग अलग घटनाक्रम मिलकर भारत के विकास, चुनौतियों और अवसरों की एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। ये बेहतरीन नुक्ता है। इन कनेक्शनों को समझना ही गहराई से समझना है। अगर आज की यह चर्चा उपयोगी लगी हो तो ऐसे और सत्रों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक सीखते रहें। नमस्कार।